हेलो अर्जुना वालो। भैया जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन, उसके 2 लेक्चर हमारे हो गए थे और किसी कारणवश कल का जो लेक्चर था वो हमारा कैंसिल हो गया था। और तो आज जो है ये हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है। और आई थिंक आप लोगों को शायद ये बात पता भी होगा कि ड्यू टू सम ऑफिशियल वर्क मुझे अभी धनबाद जाना पड़ेगा। तो आप में से जितने लोग वहाँ पे धनबाद में हो, यस यू आर मोस्ट वेलकम, आप जरूर मिल सकते हैं मुझसे। ठीक। तो क्योंकि ये पढ़ाई जो है हमारा बैच बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, इस पे कोई जो है कोई भी इस पे ब्रेक व्रेक ना लगे, तो इसलिए ये सेशन हमारा जो है वो रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ। ठीक। और वैसा भी अच्छा ही है, क्योंकि आजकल जो आप जो है लाइव क्लास में जिस प्रकार की स्पैमिंग कर रहे हो, तो उससे बढ़िया है कि रिकॉर्डिंग में ही प्यार मोहब्बत से बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो चलो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहां से मैंने कल समाप्त किया। ठीक। जो हमारा लेक्चर था कल का, कल हम लोगों ने क्या कवर किया था? कल हम लोगों ने पढ़ी थी सैटेलाइट मोशन। तो एक बार मैं सैटेलाइट मोशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। क्या क्या थी? बोले सर जी देखो, सैटेलाइट मोशन के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या? ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जी m1 m2/r², ये mv²/r के बराबर। ठीक। एम बी कौन सा? बोले सब मास किसका? सैटेलाइट का। तो सपोज मैंने बोल दिया ये m1 है, मैं यहां लिख देता हूं m1 इज द मास ऑफ सैटेलाइट। ये रिवाइज करा रहा हूं मैं, है ना। m2 इज द मास ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, पहली चीज। यहां से जब सॉल्व किया तो पता चला कि v बराबर निकल का आया, m1 m1 कैंसिल आउट हो गया, g m2/r। या इसी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट के साथ, g मास ऑफ अर्थ अपॉन r। इसी को बोला था हम लोगों ने ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है भाई साहब। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जब वो उस प्रकार, जब वो आर और रेडियस की ऑर्बिट पर सेंटर से जब वो गोल 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 घूम रही होगी, तो भाई साहब इतनी वेलोसिटी उसके पास होनी चाहिए। ये आर कहां से है? सेंटर से है। ये सरफेस से नहीं। अगर कोई बोलेगा सरफेस से एच डिस्टेंस ऊपर है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर प्लस एच। ठीक। स्मॉल आर कहां से है? सेंटर ऑफ द अर्थ। एच कहां से? सरफेस ऑफ द अर्थ से। ठीक। अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई, ये छोटी सी मान के चलो ये कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ है और सैटेलाइट सपोज इस जगह पर है, तो मैं इस एच, अगर इसको मैं एच कह देता हूं और ये आपका कैपिटल आर है, तो आर प्लस एच क्या बन जाएगा? आपका स्मॉल आर बन जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हम लोगों ने यहां से टाइम पीरियड निकाला था। ठीक। फिर टोटल एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था कि जो टाइम पीरियड था वो आर क्यू के प्रोपोर्शनल आया था। और फिर हम लोगों ने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखोगे सर हाफ mv², हाफ m1 वेलोसिटी ऑफ ओ का स्क्वायर, तो ये निकल कर आ जाएगा जी m1 m2/2r। ये हम लोगों ने कल देखा था। और जब आप बात करोगे पोटेंशियल एनर्जी की, तो -g m1 m2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी। और अगर मैं बात करूंगा टोटल एनर्जी की, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी -g m1 m2/2r। ये चीजें हम लोगों ने कल तक पढ़ ली थी। और फिर बोला था कि अगर कोई सैटेलाइट है जो कि R1 ऑर्बिट में घूम रही है, उसको R1 से R2 ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों ने कल पढ़ा। ठीक। तो इसी चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं ग्राफ की। जैसा कि अभी हमने देखा, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ, जो टर्म आया वो आया -g m1 m2/r। काइनेटिक एनर्जी जो आई वो आई g m1 m2/2r। और टोटल एनर्जी जो आई वो आई -g m1 m2/। क्लियर है? ये हमारी आई थी टोटल एनर्जी बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो कभी इसमें सवाल पूछ लेता कि ग्राफ, आपसे ही नहीं बोलेगा ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, आपसे पूछेगा भाई साहब बता दो किसका ग्राफ कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं सबसे पहला प्रश्न कि सर जी ये बता दो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बना दो। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर कैसा ग्राफ हो गया? सर ये तो हाइपरबोलिक ग्राफ हो गया, इस प्रकार का ग्राफ हो गया। तो ये वाला मैंने ई फॉर एनर्जी। ठीक। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर कोई आपसे पूछता, बोले सर मुझे तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप नोटिस करो, पोटेंशियल एनर्जी का है तो वही, लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार से।
ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी की बजाय आपसे पूछता नहीं नहीं मुझे तो टोटल एनर्जी का ग्राफ बताओ, तो आप बताओ टोटल एनर्जी का ग्राफ भी कैसा है सर? टोटल एनर्जी बराबर ये कांस्टेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस वन अपॉन आर, इसका मतलब इसका ग्राफ भी ऐसा हो जाएगा। अगर मैं तीनों ग्राफ बनाता हूं तो तीनों ग्राफ हमारे कुछ ऐसे बन जाते हैं। अब इसमें हो सकता है तू कंफ्यूज हो जाए, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एक नीचे एक ऊपर कैसे आया, ये हमको कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देख तू ऐसे समझ, अगर मैं ऐसा कह दूं, ध्यान से देखना, इफ ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर सपोज 100 जूल है या 100 किलो जूल लेट, ऑल दो इतनी होगी नहीं, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन मान ले इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक ठीक है सर जी। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी का दुगना, दुगना करो -200 किलो जूल हो जाएगी, और टोटल एनर्जी जो होगी, देख टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी माइनस के अंदर है, -100 किलो जूल। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा अगर मैं एक लाइन खींच दूं आर पर, कभी भूलेगा तो देख ऐसे याद करना, देख ठीक है। तो यहां से तुझे फील आ जाएगी सर, ये होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी आपकी जो है टोटल एनर्जी, और ये होगी सॉरी ये होगी काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी पोटेंशियल। कैसे पता चलेगा? मैंने कहा तू डाटा के हिसाब से चल, ये क्या होगा, अगर ये 100 है तो ये -100 है और ये -200 होगा, ऐसी तो लिखोगे आप नीचे की तरफ। मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब अगर तू ये कंफ्यूज हो गया कि सर ये बताओ कि नीचे वाले ग्राफ में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी कौन सा टोटल है, तो तू ऐसे वापस आएगा। तो यहां से वैल्यू पुट करके देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी -200 का होना चाहिए, तो -200 का मतलब सर ये हो जाएगा पोटेंशियल, और ये आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक। ये पोटेंशियल और ये क्या हो जाएगा, टोटल है। क्लियर है? ऐसे आप यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूं, अगर पहली बात तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि भाई साहब ये वाला पोटेंशियल, ये वाला टोटल एनर्जी वाला। लेकिन अगर तो कंफ्यूज हो गया कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, तो एक लाइन खींच देना, लाइन खींच देना, जिस जो ज्यादा निगेटिव होगा वो पोटेंशियल होगा। तो चेक करके देख, पोटेंशियल एनर्जी -200 है, टोटल एनर्जी -100 है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा निगेटिव है, तो जो ज्यादा निगेटिव होगा वो तेरा पोटेंशियल। क्लियर है? जल्दी इसको नोट कर ले फटाक से, जल्दी मिनट से पहले। देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पहले से लिख दिए हैं, पहले आप क्वेश्चंस को देखिएगा, फिर उसके बाद उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला सवाल, एक सैटेलाइट है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है और अर्थ में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है 3r रेडियस पर। कितनी एनर्जी और दे दें कि वो उसकी ऑर्बिट हम लोग रेडियस ऑफ एनर्जी दे दें, सपोज मैं इसको लिख देता हूं 4r, ठीक। एक सैटेलाइट है 3r ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसको कितनी एनर्जी दे दे कि उसकी ऑर्बिट 4r हो जाए। क्लियर है? अगर कुछ नहीं दिया हो, ऑर्बिट ऑफ द रेडियस गिवन है, इसका मतलब सेंटर से गिवन है चीज, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा बोलोगे सॉल्यूशन में, बोले सर सबसे पहले बताओ टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी। बोले -m1m2 बाई स्मॉल आर कितना था, बोले सर 3r। बोले सर टोटल एनर्जी बता दो फाइनल कितनी होगी, बोले -g m1m2 बाई 4r। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो जो भी चेंज इन टोटल एनर्जी आएगी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, -g m1m2/4r -g m1m2/3r। जैसे आप ये घटाओगे, g m1m2/r कॉमन निकल के आ जाएगा 1/3 -1/4। सही जा रहे हैं हम लोग? चेक कर लेते हैं एक बार। गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, क्या गलती कर दी? देख टोटल एनर्जी जो होती है वो -g m1m2/2 इंटू स्मॉल आर होती है। तो ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से मैंने 2r कॉमन निकाल लिया, ये आ जाएगा 4×3=12, मतलब g m1m2/12×24। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, g मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ अर्थ बटे 24r। इतनी एनर्जी आप दोगे तो सैटेलाइट की जो रेडियस है वो 3r से 4r में चेंज हो जाए। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, कि फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अभी और अभी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दो। इस प्रकार से सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। और गलती ये करवा सकता है कि वो आपसे कह देगा कि यार ये जो आर है ना, ये अर्थ के सरफेस से दे दिया, अर्थ के सरफेस से अगर 3r डिस्टेंस दूरी पर है तो इसका मतलब सेंटर से 4r पर है, ठीक है। और उस केस में यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो तेरे आर यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। याद रखना, ये जो आर होता है ये होता है सेंटर, ठीक है। नोट कर ले जल्दी से, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो।
नेक्स्ट एक बढ़िया सवाल मैंने यहाँ पे लिया है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझने के लिए शानदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तुम भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो। चलो, उसने बोला भाई टू सैटेलाइट है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ r and 7r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ऑर्बिटल स्पीड। अब यार ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूं। सर ऑर्बिटल स्पीड होता है अंडर रूट जी मास ऑफ अर्थ बटे स्मॉल आर, अभी देखा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब सर आप जानना चाहते हो v1/v2, तो ये बराबर हो जाएगा r2/r1 के, क्योंकि r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, r2 लिख देते हैं 7r, और ये लिख देते हैं r, और आंसर आता है √7। √7 गिवन भी होगा तुझे, और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, क्योंकि ये कहां से है, ये सरफेस ऑफ अर्थ से, अर्थ के सरफेस से r और 7r होना मतलब सेंटर से, ये डिस्टेंस कहां से होती है, सेंटर से। तो सेंटर्स के लिए आपको दोनों में r और ऐड करना। समझ में आ रही है, मतलब आप समझ जाओ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज अगर मैं ऐसा बोलूं यहां से कोई सैटेलाइट 7r डिस्टेंस दूरी पर है, ये सैटेलाइट, तो उसकी ओ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, r+7r। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है भाई साहब, तो इस गलती से बच के निकलना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 8r/2r बराबर 4 के अंदर रूट बराबर 2। कितना प्यारा आंसर है। उसी प्रकार दूसरा, रेशियो ऑफ दियर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, सर t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r3, मतलब t1² बराबर r1³ दैट मीन्स t1² बराबर r1 कितना है भाई साहब, 8r। 8r आप समझ गए होंगे, 7r+r, तो ये हो गया 8r, और वो कितना 2r का क्यूब। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 4 चौक 16 चौका 64। इसका मतलब t1/t2 का होल स्क्वायर बराबर 64, तो t1/t2 बराबर आ जाएगा, क्लियर है। ये हो गया, देख दूसरा सवाल कितना दे फॉर्मल ओरिएंटेड सवाल है, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा मैं यहां लिख देता हूं, ना रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सर वो होती है सर जी, या तो हाफ mv² लिख दे, या फिर सीधा लिख दे जी m1m2/2r, मतलब जी मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ अर्थ बटे 2r। अब ध्यान से देख सर, अर्थ का मास तो दोनों के लिए सेम है, सैटेलाइट का मास उसने कह दिया भाई साहब दोनों का मास सेम है, और जी कांस्टेंट है, इसका मतलब आर के प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर आ जाएगा r2/r1, मतलब r2/r1 का मतलब 7r+r बटे r+r बराबर, क्लियर है। और ऐसा नहीं है जे एडवांस वाला सवाल नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। वो आपसे क्या देगा कि रेशियो ए है, इसका रेशियो बी है, इसका रेशियो सी है, देन फाइंड a+b+c। ले करा ली उसने सारी मेहनत। ठीक है, a+b+c तीनों उसने पूछ लिया। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। a+b+c 2 + 64 प्लस जो भी है 4, 2 + 8 प्लस जो भी है, सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हो। जल्दी इसको नोट कर लो भाई, मिनट से पहले कर लिया। चलो नेक्स्ट, एक सवाल और मैंने यहाँ पे लिया है, ये भी अच्छा सवाल है। अक्सर ये सवाल बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बोला है कि सर सैटेलाइट ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट एट अर्थ, इट इज टू बी लॉन्च इनटू सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, फाइंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। सवाल में क्या है, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। देख सवाल में ये कहना चाह रहा है कि भाई यहां पर है हमारे सामने एक सैटेलाइट, ये अर्थ है, यहां पर एक सैटेलाइट है जो कि रखी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, जैसे पहने भाई साहब रखा हुआ, भाई साहब ये रखा हुआ है। शुरू में सारी सैटेलाइट जमीन पे रखी तो होती है, जमीन पे घूम थोड़ी नहीं होती है, सभी में तो रखी होती है। ठीक है, रखी है। अब उसने बोला है कि उसको लॉन्च करना है एट ए हाइट ऑफ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको लॉन्च करना है यहां से यहां, इससे इसमें। ठीक है भाई, सब लॉन्च करना है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर इसको लॉन्च करना है तो इसका मतलब इस प्रकार से इसको इस उसमें ले जाके लॉन्च करवाना है। ठीक है भाई साहब, फिर ये ऐसे गोल गोल घूमेगी। तो उसने बोला कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या जाहिर सी बात है कंसेप्ट यही लगेगा सर, आंसर जो होगा सर एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड
आप ये बोलोगे सर टोटल एनर्जी फाइनल निकाल लो और टोटल एनर्जी इनिशियल निकाल लो, दोनों को घटा दो। उनका करेक्ट है। अब बोले सर अब ये बताओ सर टोटल एनर्जी इनिशियल कितना होगा? बोले सर अभी तो जमीन पे है तो -G m1 m2/2r, r की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी क्योंकि अभी जमीन पर है। मैंने कहा अच्छा, यहां से बच्चे सॉल्व करते हैं और टोटल एनर्जी अगर मैं फाइनल पूछूंगा तो बोलेंगे -G m1 m2/2r, और स्मॉल r कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 2r, क्योंकि सेंटर से तो भाई साहब r + r बराबर। मैंने कहा ठीक है, दोनों को घटा देते हैं, घटा के आंसर निकाल देते हैं और आंसर हो जाता है गलत। गलत इसलिए हो गया भाई, ये क्या लिख रहा है तू? -G m1 m2/2r, तूने ये लिख दिया क्या? चेक करो, क्या तुमने ये आंसर लिख दिया क्या? यही तो करा, आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दी यहाँ पे सरफेस पे। मैंने कहा मैंने कहा सरफेस पे क्यों घूम रही है क्या वो? अरे भाई ये जो भी रिजल्ट आता था -G m1 m2/2r, ये कब आता था टोटल एनर्जी के? तब आता था जब कोई सैटेलाइट घूम रही थी अर्थ के अबाउट, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी थी उसके पास, मतलब घूम रही थी वो, रुकी नहीं थी। अब ये तो भाई साहब रेस्ट पर है, तो इसका मतलब गलती यहाँ ये हो गई कि सर यहाँ पे आपने जो टोटल एनर्जी लिखी है इस जगह पे, कहाँ गया कहाँ गया, ये टोटल एनर्जी ये थोड़ी ना होगी। बोले फिर कैसे लिखेंगे? मैं कहा भाई देख, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा हाँ। बोले काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वो अभी रेस्ट पर है अर्थ पर। पोटेंशियल एनर्जी, बोले सर वो -G m1 m2/R। अच्छा, कैपिटल आर क्यों? क्योंकि सेंटर से उसके अर्थ की डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर है। तो इसका मतलब ये तेरी टोटल एनर्जी है। और जब तू फाइनल टोटल एनर्जी लिखिएगा तो सर वहां नहीं लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई वहां भी लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब वो रिवॉल्विंग का केस हो गया क्योंकि वो खुद कह रहा है कि भाई साहब उसको सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसा थोड़ा ना ले जाके छोड़ दिया, बच्चे ले गया वहां ले छोड़ दिया, फटाक से गिर गया नीचे। अरे भाई उसको वहां ले जाकर उसको सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब ये है कि उसको घुमाना भी तो है ना, और अगर उसको घुमाना है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, और दोनों का सम ये होता है। तो अब तेरा आंसर हो जाएगा एनर्जी रिक्वायर्ड will be -G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ, कौन होता है भाई साहब? सैटेलाइट, बटे 4r फाइनल माइनस इनिशियल, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बटे, तो r में से ये चेक कर लो भैया कितना आंसर जा रहा है, भाई चेक कर लो कोई गलती ना हो जाए भैया, मिनट से पहले, मिनट से पहले। सही जा रहे हैं हम लोग? सही जा रहे हैं। तो आ जाएगा 3/4, 3/4 G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन बटे। क्लियर है? तो ये इस सवाल के पीछे इसकी, चलो इसको नोट कर लो बेटा जल्दी, दोनों सवाल नोट कर लो। हो गया? चलो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, जिसमें एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जैसे कि नाम से यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट पर रहे। एक ही लाइन, बस एक लाइन याद तक, बाकी सब भूल जा। मतलब मान के चल थोड़ी देर के लिए भाई साहब ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है जो कि ऐसे गोल 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 घूम रही है। ये छोटी उंगली, बिल्कुल छोटी उंगली पे तू है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे तू है। अब कोई एक सैटेलाइट है, एक ऐसी सैटेलाइट जो तुझे हमेशा रेस्ट पर दिखे। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये सैटेलाइट यहाँ पर है, तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे तुझे सैटेलाइट को भी घुमाना पड़ेगा ऐसे, ठीक, तभी तुझे अपने ऊपर दिखाई देगी। अगर मैं बोलूं भाई साहब बोरी सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मुझे दिख गई, तो अगर वो मुझे मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखेगी, तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं घुमाऊं, जैसे ऐसे जिस जगह पर मैं हूं और धरती जब अपने हिसाब से ऐसे ऐसे घूम रही होगी, तो वो भी तो ऐसे 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 घूम रही होगी, तभी वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब मजे की बात यह है कि सर इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के बराबर होना चाहिए, मतलब 24 आवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ अपना चक्कर अपने एक्सिस पर 24 अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है, तो इसका मतलब इसको भी 24 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भैया ये रही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मिल गई भाई साहब, ये रही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये लाल काली वाली दिख रही है क्या? अब दिख रही होगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और यहाँ पर जो है ये मेरी उंगली है, ये ले ये तू है, ले ये तू बन गया, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए मैंने सपोज इस चाबी को पकड़ लिया है, ठीक है, ये सपोज की है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं इसमें कि भाई ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर अर्थ ऐसे घूम रही है तो इसको भी ऐसे घुमाना पड़ेगा। अगर ये हमेशा ऐसे घूमते रहे जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, ठीक, तो आप ये बोलोगे सर
हमेशा तुझे अपनी खोपड़ी के ऊपर दिखाई देगी। मतलब जो टाइम पीरियड तुम्हारा है, तुम्हारा मतलब अर्थ का है, वही सेम टाइम पीरियड यहाँ पर अगर इस सैटेलाइट का हुआ तो वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखाई देगी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था सर? वो हम लोगों ने देखा था 2π√r³/gm, मास ऑफ अर्थ है। ठीक, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला था। तो इसका मतलब ये सैटेलाइट है 24 घंटा। अगर मैं 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूं, सेकंड में कन्वर्ट करूं, जी की वैल्यू पुट करूं, एम की वैल्यू पुट करूं, जब आर हम लोगों ने निकाला तो आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है, निकल के आती है 42,500 किलोमीटर। इसका मतलब ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हो गया है। मतलब ये क्या हो गया है? रेडियस ऑफ। इसका मतलब अगर मैं h पूछूं तो आप बोलोगे सर जी देखो ये जो भी r है इसको मैं कैपिटल R प्लस h लिख सकता हूं। तो h बराबर हो जाएगा सर, इसमें से रेडियस को अगर घटा दोगे तो वो निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर अप्रोक्स। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है। इसका इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में किया जाता है। तो बेसिकली ये आप बोलोगे 36,000 किलोमीटर वो सैटेलाइट ऊपर है तो हमारी हमें हमें वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैसे दिखाई देगी? रुकी हुई दिखाई देगी। इसमें थियोरटिकल सवाल ज्यादा आते हैं, मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। दे हैव द पीरियड रेवोल्यूशन सेम एट द अर्थ टाइम पीरियड, 24 घंटा अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड होता है। अर्थ का ओमेगा, अर्थ का टाइम पीरियड वही इनका सेम होना चाहिए। ये रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। सेंस ऑफ द रोटेशन भी अर्थ के जैसा ही होना चाहिए, अर्थ के जैसा सेंस ऑफ रोटेशन होगा तभी तो भाई साहब बिल्कुल वो उसे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगी। मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब इसी प्लेन में रखना है उसको। मतलब ये तुम्हारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। मतलब कोई अगर ये बोले कि सर अगर मैं सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सैटेलाइट बनाई तो क्या ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होगी? नहीं, ये सैटेलाइट तो होगी लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होगी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तू ऐसे समझ कि सपोज मैं अपने हाथ को फिर से ऐसे घुमा रहा हूं, अब तू सैटेलाइट तू ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे सपोज, ठीक है, ऐसे घुमाने की बजाय तू ऐसे घुमाना चाह रहा है। तो देख अब मैं हाथ अभी यहाँ है, सैटेलाइट यहाँ है, ठीक। अब हाथ घूम के ऐसा हुआ, तूने घुमा के यहाँ कर दिया, इस जगह कर दिया। अब वहां पे वाले बंदे को थोड़ी ना सैटेलाइट दिखी, फिर हाथ यूं हुआ फिर तो ऐसे हो गया। तो इसका मतलब इन दैट केस अब थोड़ी ना उसको दिखाई दे रहा होगा, अपने ऊपर ही दिखाई दे रही होगी सैटेलाइट। तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इस प्रकार से तो सैटेलाइट तो कहलाएगी लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कहलाएगी। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, आर की वैल्यू इतनी, और ये सब नोट कर लीजिए फटाक से स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक छोटा सा वर्ड और है, छोटा सा टर्म है स्केप वेलोसिटी। इंटरेस्टिंग आर्टिकल। बोले क्या स्केप वेलोसिटी? मैंने कहा स्केप वेलोसिटी ये है कि भाई देख ये है अर्थ। मैंने कहा ठीक है भाई सब अर्थ है, ओके। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां से एक पत्थर फेंक के मारा ऊपर V0 वेलोसिटी के साथ, ठीक है भाई साहब, आपने एक पत्थर फेंक के मारा कितनी वेलोसिटी के साथ भाई साहब? V0 वेलोसिटी के साथ। ठीक है, मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये तू ये बता कितनी वेलोसिटी, कम से कम कितनी वेलोसिटी के साथ मैं इस पत्थर को फेंक के मारूं कि ये कभी जिंदगी में लौट के वापस ही ना आए, केप कर जाए। और माई बात अगर कभी भूला तो ऐसे बात ऐसे तो वापस आएगा, पत्थर को कैसे फेंक के मारूं कि ये कभी लौट के वापस ही ना आए। ठीक है, मतलब वापस ना आए का मतलब क्या है? कभी ना आया वापस। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर यहां पर कहीं ऊपर कहीं इंफिनिटी होगा तो ये कहीं 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 वहां जाके कहीं ना कहीं ये इंफिनिटी पर पहुंच, इंफिनिटी पर। मन का हाँ भाई साहब, मन का इसका मतलब मन का अब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एस्केप वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को आप क्या बोल दोगे? एस्केप वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए भैया ये तो बता दो ये होगी कितनी, मैंने कहा तो एक काम करो डेफिनेशन में लिखा दूंगा, क्यों ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। हम लिखें सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक, ये आपका हो गया फाइनल, ये आपका हो गया इनिशियल। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इस जगह पे इस बंदे की काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। ठीक, वी नॉट की बजाय वी ई लिख देता हूं, ई बोले तो एस्केप की फील भी आएगी। ठीक,
ठीक है भाई, बीओ मतलब कहीं तुम ऑर्बिटल ना समझ लो, ऑर्बिटल अलग थी, ठीक है। ठीक है सर, पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा अगर यहाँ पर है तो भाई साहब तू ये मान के चल यहाँ पर रेडियस की इस जगह पर बंदा है अपना, इस जगह पर है, और इस जगह पर अगर बंदा है तो सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हो, माइनस जी m1 मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ अर्थ, m1 m2 अपॉन आर। थोड़ी देर के बाद वैसे तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास के लिए आपको बताई थी कि एक पॉइंट मास m1 एक पॉइंट मास m2 अगर r सेपरेशन दूरी पर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी m1 m2 बाई आर। लेकिन अर्थ के केस में हम उस मास को सेंटर पे मान सकते हैं, ठीक। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको अभी आप मान लो, थोड़ी देर के बाद या नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम जाएंगे मैं आपको ये और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक। अभी के लिए मान लो। बोले ठीक है सर, जैसे हम लोगों ने सैटेलाइट वाले केस में माना था, बोले सर इस जगह पर है तो अर्थ का मास सपोज यहां पर होता तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, सर अगर आपको जस्ट इन्फिनिटी पर पहुंचाना है तो इसका मतलब जस्ट पहुंचाना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दो। मैं जानना चाहता हूं भाई यहाँ कम से कम कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारूं कि कभी लौट के वापस ही ना आए, ठीक। तो तुम बोलोगे सब जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचा दो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या एज्यूम कर रखी है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो। इसका मतलब ये उधर गया, एम एम कैंसिल आउट हुआ, स्केप वेलोसिटी निकल कर आ गई अंडर रूट 2 GM बाई आर। स्केप क्लियर है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज स्केप वेलोसिटी तो आप लिख सकते हो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड, ठीक है, सो दैट, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अभी मैं ग्राउंड के लिए लिख रहा हूं, सो दैट, या तो ऐसे लिख दो पार्टिकल स्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड, FIELD, या इसको ऐसे लिख दो और पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक, पार्टिकल कभी लौट के वापस ना आए। इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो कि भैया वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्रॉस कर जाए भैया, सब फाड़ के एकदम बाहर निकल गया एक तरीके से, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो पार्टिकल कभी लौट के वापस ही ना आए, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केप वेलोसिटी। और जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी जी की वैल्यू पुट कर दी भाई साहब, ठीक है, मास ऑफ अर्थ हमको पता है, आर हमको पता है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अर्थ के लिए इसकी वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर आवर, पर आवर नहीं भाई, किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपकी आ जाती है और अर्थ की। क्लियर है, ठीक। जल्दी से इसको नोट कर लो मिनट से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा केपलर्स लॉ की तरफ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया भी था, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। केपलर्स लॉ, पहले इसको समझिएगा फिर इसके नोट्स लिख देंगे। केपलर्स लॉ में बेसिकली तीन लॉ है, ठीक है। पहला लॉ ये कहता है कि भाई साहब सन के अबाउट सारे के सारे जितने प्लैनेट्स हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं, अभी आप लिखना मत भाई कुछ भी, कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है भाई साहब। दूसरा लॉ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो ये कहता है कि सर जो, मान के चलो, एक ही बार में समझ जाना भाई साहब, ठीक है। हाँ हाँ सर, हमेशा एक ही बार में समझ जाते हैं सर। मान के चलो अपना जो सन है वो यहां पर है, ठीक है, सारे के सारे प्लेनेट इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मान के चलो किसी टाइम पर एक प्लेनेट इस जगह पे था और उसको यहां से यहां आने में सपोज डेल्टा टी टाइम लगा, उसमें कुछ टाइम तो लगेगा भैया, मूव कर रहा है, ठीक है भाई साहब मूव कर रहा है, यहां से आने में उसको डेल्टा टी टाइम लगा, और मैंने बोला ये और ये, ठीक है, ओके। और किसी टाइम पर मान के चल वो यहां पर है, ठीक है भाई साहब, कभी ना कभी तो यहां पर होगा ही होगा, और उसको डेल्टा टी टाइम में बेचारा यहां से यहां तक केवल इतना ही पहुंच पाया, ठीक है। तो सेकेंड लॉ बेसिकली ये कहता है
कि सर एरिया जो स्वैप होगा, मतलब ये वाला एरिया, अगर मैं ऐसा बोलूं, ये गुलाबी वाला एरिया और ये लाल वाला एरिया, लाल वाला ले, सफेद वाला ले, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप होगा। समझ में आ रही है? ये इसी बात को लिख देते हैं, एरियल वेलोसिटी इज सेम। मतलब ये वाला एरिया अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई A1 है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, इस एरिया के कैलकुलेट तो हम लोग नहीं कर सकते अभी, लेकिन ठीक है, मान के चलो एरिया A1 है और ये टोटल एरिया A2 है, तो इसका मतलब यहां से निकल के आएगा A1 बराबर क्या आ जाएगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया बनेगा। अब जैसे कि यहाँ पे फील आ रही है, सब सब बोले सर ये वाला एरिया तो ज्यादा लग रहा है, ठीक, लेकिन एरिया बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम होगी और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यार ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होना पड़ेगा तभी तो एरिया बैलेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब ये सन के करीब होगा तब तब ये कम समय में, मतलब सेम समय में ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है और यहाँ पे सेम समय में कम डिस्टेंस चल पा रहा है। इसका मतलब जब ये इसके पास होगा ये स्पीड अप होगा और जब ये दूर होगा तो ये स्पीड डाउन होगा। इसका मतलब इसका मोशन कुछ इस प्रकार से होगा, से आजा भाई क्यों मस्त आ रहा है ऐसे। जब ये सन के पास होगा ये स्पीड अप, फिर ये धीरा, फिर स्पीड अप, फिर ये धीरे 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 धीरे, फिर तेज होगा, फिर और तेज होगा, फिर ये धीरे, फिर तेज, फिर स्लोली, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, फिर स्लो। तो इस प्रकार से इसका ऐसा मोशन होता रहेगा। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसको अलग अलग तरीके से समझा देता हूं, एक बार इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तरीका नंबर 1, अगर मैं ऐसा बोलूं किसी टाइम पर मान के चलो आपका जो प्लेनेट है वो यहां पर है, पी बोले तो प्लेनेट, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ T m1m2/r स्क्वायर सन से, मैंने कहा ठीक है। इसकी वेलोसिटी किधर है भाई साहब, वेलोसिटी इधर है, तो क्या मैं ऐसा कह दूं ये एंगल थीटा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आ गया, और फोर्स का अगर एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ आ गया तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब जब यहां पर होगा, यहां पर प्लेनेट, तो वो वेलोसिटी को, यहां पे फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये स्पीड अप हो रहा है। और वही जब प्लेनेट तेरा यहां पर होगा तो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ और वेलोसिटी हो जाएगी तेरी आगे की तरफ। ठीक, तो फोर्स है इधर, वेलोसिटी इधर, तो एफ का एक कंपोनेंट जाएगा पीछे की तरफ, एफ कॉस थीटा, और वेलोसिटी है आगे की तरफ, इसका मतलब एफ कॉस थीटा इसको स्पीड डाउन करेगा। स्पीड डाउन करने का मतलब, इसका मतलब यहां पर ये क्या हो जाएगा, स्लो डाउन। तो जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये स्लो डाउन हो जाएगा। ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 अगर आपको देखो तो बड़ा मजेदार है। बोले क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर तरीके नंबर 2 में यहां लिख देता हूं कि सर टॉर्क अबाउट सन वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेनेट कहीं भी हो, अगर तुम यहां पे देखो, इस जगह पे देखो, प्लेनेट सपोज यहां पर है, तो जो फोर्स लग रहा है प्लेनेट पे वो फोर्स सन से पास कर गया, तो टॉर्क अबाउट सन क्या हो गया, 0। और सन के अबाउट का टॉर्क 0 हो गया, तो उसका एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट क्या हो जाएगा, कंजर्व। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, mvr, ये बराबर क्या हो जाएगा, कंजर्व। मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि mvr परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसका मतलब ये निकल का आया कि जब r कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब जब पार्टिकल कभी यहां पर होगा तो ये r कम हो गया और यहां पे इसकी वेलोसिटी है, और जब पार्टिकल का यहां पर है तो यहां उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम हो जाएगी। जब वो इस जगह पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और जब वो इस जगह पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यों, जब आर कम तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप यहां से लिख सकते हो जब आर परपेंडिकुलर मिनिमम होगा तब इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई, मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो m इंटू बी मैक्सिमम इंटू आर परपेंडिकुलर मिनिमम। जब आर मिनिमम होगा यहां पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इक्वल टू m इंटू बी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनना, कि अगर सपोज, तू क्यों टेढ़ा हो रहा है, अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, ये सन है, मैंने कहा ठीक है, जब पार्टिकल यहां पर है, ये डिस्टेंस मैंने कह दी r1 है, ठीक, और पार्ट जो यहां पर प्लेनेट है उसकी वेलोसिटी इधर v1 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m v1 इंटू r1, क्योंकि 90 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है,
वहीं जब मैं ऐसा बोलूं भाई साहब आपका प्लेनेट इस जगह पर है और प्लेनेट की वेलोसिटी इधर v2 है और ये डिस्टेंस r2 है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, सर m v2 इंटू r। तो यहां पर जो v1 है, v1 इसी को आप बोल सकते हो v मैक्सिमम, और जो v2 है उसी को आप बोल सकते हो v मिनिमम, क्योंकि जब वो इसके पास होगा, सबसे करीब होगा, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब वो यहां पर होगा तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। और यहां से ही बोल सकते हो सर r2 क्या है, बोले सर r2 है r मैक्सिमम और r1 है r मिनिमम। इस पे सवाल जेमेस ने कई पूछे हैं 3-4 सवाल, वो ऐसे कह देगा भैया जी देखो, जब सन सबसे ज्यादा निकट, सन के सबसे ज्यादा निकट था प्लेनेट, तब उसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक। तो जब सन से सबसे ज्यादा दूर हो जाएगा प्लेनेट, तब उसकी वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, बस दूरियां वो दे देगा, r1 r2 दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करनी है, एमबीआर बराबर क्या करना है, कंजर्व करना है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया बेसिकली। यहां से दूसरा मेथड समझाने का, क्या बोले सर आर कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए आर कम वेलोसिटी ज्यादा, इसका मतलब जब वो सन के करीब होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया तेरा दूसरा, ये पहला। दूसरा, अब इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है देख, एक तरीका तो मैंने फोर्स के कंपोनेंट से समझा दिया, दूसरा टॉर्क से समझा दिया, ठीक। तीसरा एक और समझ, क्या टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, मैंने कहा टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कंजर्व होगी। उनका ठीक है भाई साहब, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, बोले सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी m1 m2/r, ये तेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो तू ऐसे समझ, सब पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी m1 m2/r, अगर वो सन के पास होगा, मान के चलो सन के पास होगा, तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ सर आर की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू कम है तो क्या जी m1 m2/r, इसकी वैल्यू क्या मैं ऐसा कह दूं बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाँ भाई साहब आर की वैल्यू अगर कम होगी तो इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, परंतु माइनस लगा हुआ है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या ज्यादा हो जाएगी, हाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, मतलब सन के पास होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब सन के पास होगा तो पार्टिकल क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। क्लियर है, मैंने तो दो दो तीन तीन मेथड से यहाँ पे समझा दिया है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। पहले आती है काम की बातें, सर काम की बातें नोट्स में लिखे कैसे, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक पीपीटी में लिख दिया है, मैं मेंशन कर देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ये क्या कहता है कि ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इलेप्टिकल ऑर्बिट, बस उतना ही लिख लो, हैविंग द सन एट द वन फोकस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है भाई साहब, पहला। दूसरा क्या कहता है, लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सम स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, दैट इज द एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। यस, ये पूरी लाइन आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बुक इस लैंग्वेज है थोड़ी सी, ठीक है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, व्हेन द प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन इट्स स्पीड इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन इट्स स्पीड इज मिनिमम, ठीक है। इन द डायग्राम इफ प्लैनेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन द गिवन टाइम एंड सी टू इन द गिवन टाइम द एरिया ऑफ एसीडी विल बी इक्वल। ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे लिखी, आप चाहो तो यहाँ पर जो है इस लाइन को हटा सकते हो, बस केवल इतना लिख सकते हो, स्पीड इज मैक्सिमम, बस इतना लिख दीजिएगा। ये चीज तो साफ साफ दिख ही रहा था कि भाई साहब जो एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और इसके लिए आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए, कौन सा डायग्राम, ये वाला, कि A1 बराबर A2, ठीक है। अभी होल्ड करो, अगला अभी और बाकी है दूसरे में। तो सर यहां से पता चला डीए बाई डी टी को हम बोलते हैं एरियल स्पीड, ये निकल के आता है J/2m, ये आपको याद रखना है। अभी इसके पीछे की मैथमेटिक्स किसी काम की नहीं है, वेयर J इज द एंगुलर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कंजर्व है, तो ये भी आपका टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसी को बोल देते हैं एरियल स्पीड। एरियल स्पीड मतलब किस रेट से एरिया आपका बदल रहा है। नाउ द एरिया, हाँ लिखा हुआ देख, एरियल स्पीड डिवाइड द प्लेनेट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट इज कंजर्व, दैट, बस खत्म, इतना ही लिख लो, बस खत्म कहानी, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। या ये सेकंड लॉ इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि सन के अबाउट टॉर्क क्या होता है, जीरो, ठीक है। जो जो मैं जिसके नीचे मैं लाइन लिख रहा हूं बस वही आपको लिखना है। और तीसरा, तीसरा इसमें ये बोलते हैं का, मैं यहां लिख देता हूं कि सर टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यू,
मतलब टाइम पीरियड जो होता है आर क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। फिर आर इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एलिप्स पढ़ना पड़ेगा। एलिप्स पढ़ लिया हो आपने, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा हो तो बस केवल अभी याद रख लो, बस इतना ही काफी है। टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेवोल्यूशन or one complete any planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi major axis of the elliptic। ठीक, मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू कह ले या ए क्यू, बस केवल इतना। क्लियर है? तो बस आपको क्या क्या लिखने हैं देखो, मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहले तो आप लिखो ये, फिर लिखो सेकेंड लो। ठीक है, इसमें सेकेंड लो में मैं यही लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम बनाइएगा, ये लिख दीजिएगा सारी कहानी। ठीक है, एम बी आर बराबर कॉन्स्टेंट, इसको मिटा देते हैं क्योंकि मैंने इधर एक्सप्लेन कर दिया है, और तीसरे को अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप ये लिख लीजिएगा और तीसरे में फिर फुल लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई इसको, ये भी समाप्त हो गया, छोटा सा ही था। चलो देख लिया। चल अब चलते हैं अपने उस पार्ट की तरफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, क्या ध्यान से सुनना, बीच में तुम लोग खूब उस टाइम इंटरप्ट कर रहे थे। ठीक है, सर 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 गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से, गोले इलेक्ट्रिक मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से, गोले के बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब हम चर्चा करेंगे ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड की। क्लियर है? देख जितना मैंने अभी तक आपको करा दिया है, आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे ठीक इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब वो सारी बॉडीज ने कौन कौन सी, एक बार फिर से सारी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भाई साहब अगर पॉइंट चार्ज हुआ तो। ठीक है भाई साहब, पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और बताओ, बोले सर अगर रिंग हुआ तो, बोले सर आर्क हुआ तो, ठीक है, बोले सर डिस्क हुई तो, बोले सर स्फेयर हुआ तो। मैंने कहा भैया कौन सा स्फेयर? बोले सर सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर मतलब अर्थ, जैसे अर्थ इसका एक एग्जाम्पल है। सर होलो स्फेयर हुआ तो, सर होलो स्फेयर के अंदर, सब बाहर, इन सब जगह पर क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर आने वाली। तो देख बेसिकली इन सबका एक्चुअली में मजेदार फील जो तुझे आएगी ना, वो तो आएगी 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद। जब 12th क्लास का सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तब आपको इसकी फील आएगी। क्यों? वहां पे हम लोग कुछ लॉ वगैरह पढ़ते हैं, जैसे एक होता है गॉस लॉ, वहां पे गॉस लॉ पढ़ते हैं, और गॉस लॉ से इसमें काफी सारी जो है बॉडी में अंदर और बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब यार यहां पर वो गॉस लॉ तो तुमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको कुछ 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 हो सकता है, कुछ का डेरिवेशन में बताऊंगा, जहां जहां पॉसिबल है डेरिवेशन आप लोगों को समझा पाना वो मैं बताऊंगा, और जहां मुझे लगेगा कि यार ये थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा मतलब किसी तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है, तुम केवल रिजल्ट याद रख लो, तो आपको रिजल्ट याद रखना। लेकिन मैं डेरिवेशन बताऊं या ना बताऊं, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके फॉर्मूले। तो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब जो मैं बताने वाला हूं उन सबका एक एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फॉर्मूला आपको रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो वहां कम से कम 20 लेक्चर होते हैं हमारे पास। ठीक है, 20 लेक्चर हैं, एक वीक में मान के चल 4 लेक्चर हो रहे हैं, तो तू समझ जा इसका मतलब 5 वीक हो गए, मतलब तकरीबन 1 से सवा महीना, 1 महीना 10 दिन के आसपास हम जब उन फॉर्मूलेस को पढ़ रहे होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को याद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं अक्सर बोलता था ग्रेविटेशनल सबसे बढ़िया मजेदार होता है अगर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़े तो, क्योंकि सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट जो है एक जैसे होते हैं। बस वहां पर होता था के, तो यहां पर होता है जी, वहां पर होता है चार्ज, यहां पर होता है मास, ये चेंजेस आता था। ठीक, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे गॉस लॉ, बस स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उससे पैनिक मत होना, ये 12th क्लास का पार्ट है। गॉस लॉ में हम पढ़ते हैं ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, तो अंतर इतना होता है भैया, वहां पे चार्ज होता है तो यहां पर मास होता है। ठीक है, वहां पर के होता है तो यहां पर जी होता है। वहां के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर के की जगह जी होती है। इसका मतलब वहां एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4 पाई जी, या 1/एप्सिलॉन नॉट का इक्विवेलेंट हो जाता है 4 पाई। तो ये तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, हो सकता है तुम आधा अधूरा समझ में आ रहा हो ये, क्योंकि 12th की चीजें बस सुन ले ऐसे। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो इसी के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग ग्रेविटेशनल में इस लॉ को लिखना चाहें तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, वहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड, ईजी डॉट टी एस बराबर क्यू इनसाइड, वहां होता था क्यू इनसाइड होता था अंदर वाला चार्ज, वहां गॉसियन सरफेस हम मानते थे। ये बेसिकली ये कहता है ई डॉट डी एस, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस मतलब डीएस वेक्टर का मतलब समझ जाओ एरिया वेक्टर, ठीक, इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इनसाइड में अंदर वाला चार्ज, तो यहां हम लेते हैं अंदर वाला मास, और 1/एप्सिलॉन का मतलब सब 4 पाई जी।
तो इसकी एक्चुअली में फील तुझे कब आएगी? 12th में आएगी। ये तो बस मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको लाइट मोड से लेना, ये मत कहना सर ये समझ में नहीं आया, समझ में आएगा भी नहीं है क्योंकि 12th क्लास का पोर्शन है। तो बस मैं एक ऐसी फॉर्मूला तेरे सामने दिखा रहा हूँ कि भाई ये फॉर्मूला, ये लॉ है एक, ये लॉ दिखा रहा हूँ कि इस लॉ के साथ हम लोग कम से कम 4 से 5 लेक्चर तक खेलते हैं 12th क्लास में। तो हमें ईच एंड एवरी फॉर्मूले की मस्त वाली, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मस्त वाली फील आ जाती है। अब ये थोड़ा सा मिसिंग है आपके पार्ट में, तो इसलिए कुछ हो सकते हैं डेरिवेशन जो है मुझे यहाँ पे स्किप करना पड़े। आप बस रिजल्ट याद रखिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूं जो मैं कह रहा हूं इतनी देर से। सबसे पहले मैं बात करता हूं पॉइंट मास की वजह से। पॉइंट मास, बोले पॉइंट मास मतलब, मैंने कहा पॉइंट मास मतलब अगर मैंने बोला यहां पर एक पॉइंट मास m है, तो बताओ r सेपरेशन दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस जगह पर। ठीक, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, आप बोलोगे सर सेंटर टुवर्ड्स मतलब मास की तरफ होगी, और ये हो जाएगी gm/r। ठीक है भाई साहब। अब इसी, अब केवल हम ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात करेंगे, कितनी हो जाएगी वैसा? gm/r², पॉइंट मास की वजह। तो पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो कितनी होती है? gm/r²। किधर सर? टुवर्ड्स मास। ठीक है भाई। दूसरा अब होता है सर, ठीक है, अब हमने एक्सटेंडेड रॉड का तो पढ़ लिया था, याद करो जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैंने कहा चल भैया ये बता दे, इस रॉड की वजह से अगर एक्सटेंडेड रॉड होती है तो इस जगह पर बता दो ए डिस्टेंस दूरी पर, इस जगह पर, इस जगह पर eg कितना होगा? तो याद कीजिए, इसका मास अगर मैं कैपिटल M कह दूं और इसकी लेंथ L कह दूं, तो हम लोगों ने कैसे किया था सर? x पे जाके dx पकड़ा था। मैं सारे रिवाइज करा रहा हूं तुझे, देख अभी। बोले हाँ सर, x पे जाके dx पकड़ा था। तो यहां पर आप लिखोगे सर इजी मतलब सर पहले इसकी वजह से लिखो सर g m1/r², मतलब g m1/x²। ठीक सर, ये हो गया सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर m1 मास कितना हो जाएगा छोटा सा सर? ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक, ये हो जाएगा थोड़ा सा छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से मास की वजह से। और अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आप करोगे इंटीग्रेट, डीएम की जगह क्या लिख दोगे? m/l इंटू डी एक्स अपॉन x²। कहां से कहां तक? आप सीधा बोलोगे भैया a से a+l, और आपने इसको इंटीग्रेट वगैरह कर दिया था। तो सॉल्व करके क्या निकल के आया था? सॉल्व करके निकल के आया था gm इंटू a+l। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके, ये निकल के आ गया gm इंटू a, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी देखा था भाई साहब अगर मान के चलो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा है, तो एल को इग्नोर कर देंगे तो gm/a² आंसर निकल आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरा, किस पर? तीसरा चलते हैं हम सेमी सर्कुलर आर्क पर। सेमी आर्क, उसका डेरिवेशन। सेमी आर्क, सेमी आर्क मतलब सेमी सर्कुलर आर्क लेते हैं पहले पूरा। सेमी सर्कुलर आर्क मतलब सपोज मैं ऐसा बोलूं, ये हमारा सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है भाई साहब, इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। ठीक, मैं जानना चाहता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर, सेंटर ही फील्ड आ रही है ना, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ कितनी? तो यहां ग्रेविटेशनल फील्ड जाती है इस तरफ, इधर। क्लियर है? अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन, अब वो डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूं। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या इसका फॉर्मूला है सर? यहां पर जो ईजी है, तो पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देता हूं, ध्यान से सुनो। तो ये रहा इसका प्रूफ। अगर आपके स्कूल में प्रूफ पूछा जाता हो, आपके स्कूल के टीचर सर लोगों ने अगर प्रूफ कराया हो, तो आप ये प्रूफ याद कीजिएगा, और अगर नहीं कराया तो फिर इस प्रूफ को जाने दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो। क्या बोला सर जी? देखो हमें चाहिए सर ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने कहा हाँ भैया, हमें चाहिए यहां पर, हमें तो बस एक ही फॉर्मूला याद है जिसका नाम है क्या? पॉइंट मास की बेस से जो फील्ड होती है उसको बोलते हैं gm/r²। मैंने कहा ठीक है, हमें केवल एक ही फॉर्मूला याद है कि पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशन फिर gm/r² आती है।
तो अब यहां पे क्या है सर, यहां पे सेंटर पे हमको जो है यहां पर इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक अलग अलग मास है जो कि किसी अलग अलग एंगल्स पर हैं, और फिर मास यहां पे जाके खत्म हो रहा है। हमें तो बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड में बस एक ही फॉर्मूला पता है, GM/r स्क्वायर, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं हमको अभी तक। ठीक, तो हम क्यों ना एक काम करें, हम एक काम करते हैं कि एक्स पे जाके dx लेंथ का एक छोटा सा यहां पे मास पकड़ ले। ठीक, थीटा पे जाके, सॉरी थीटा पे जाके डी थीटा लेंथ का एक छोटा सा यहां पर हमने सफेद रंग का मास पकड़ लिया टी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, सबको जोड़ दे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मैंने कहा करेक्ट बात है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भैया बताना, ये बोलो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो आप बोलोगे सर पॉइंट मास है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इधर ही हो जाएगी। कितनी, बोले सब मान लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है मेरी जबान से, ठीक है तुम इसको ग्रेविटेशन फील्ड समझ लेना, कभी ये मत समझना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ गई, ग्रेविटेशन फील्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई डीई बता कितना होगा, तो आप बोलोगे, बोले सर जी डी हो जाएगा इसकी वजह से कितना सर, GM/r²। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मजे की बात यह है, यहां ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो आ जाएगा आगे टीई cos थीटा, एक आ जाएगा इधर टीई sin थीटा। तो अगर आपको नेट निकालना है, अगर आपको यहां पे नेट निकालना है, किस जगह पर ओपन नेट निकालना है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से सुनना, E नेट एट O। मैंने कहा हाँ भाई, अगर आपको नेट ई निकालना है तो एक बात बता, इसकी वजह से, इस पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, ग्रेविटेशन फील्ड किधर आई, इस तरफ, तो उसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। क्या जैसे आपने ये एक सपोज यहां पे पॉइंट मास पकड़ा है, वैसे ही थीटा एंगल पे इधर भी तो एक पॉइंट मास होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, थीटा एंगल पर यहां पे भी तो एक गुलाबी वाला मास होगा छोटा सा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, ग्रेविटेशन फील्ड किधर जाएगी, बोले सर इधर जाएगी वापस डीई। तो अगर ये थीटा है तो इधर भी तो एक थीटा, इधर भी तो एक छोटा सा मास डीएम मौजूद है हमारे पास। मैंने कहा हाँ। अब मजे की बात क्या है सर, डीई इधर है तो डी का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ डी कॉस थीटा, एक आ जाएगा ऊपर डी साइन थीटा। तो क्या डी कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब इस मास की इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो यहां पे थी, उसका जो कंपोनेंट आगे आया था, उसके कंपोनेंट को इसके मास के यहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आई है, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने कैंसिल आउट कर दिया। और ये सभी के साथ होगा। सभी के साथ होने का मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये वाला मास बता, ये एक मास है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, उसका एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक मास तुझे इधर मिलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में तो सब कैंसिल आउट हो गया, हॉरिजॉन्टल में तो सब कैंसिल आउट हो गया, और सबका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, भाई हमें तो ये बताओ यहां पर ओपन नेट कितनी होगी, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर हर बंदे का डीई साइन थीटा, मतलब इसका इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इस मास का भी इधर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इस मास का भी इधर वर्टिकल, इसका भी इधर वर्टिकल, इसका इधर वर्टिकल, सबके वर्टिकल कंपोनेंट को सर ऐड कर दो। सर हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ऐड कर रहे हो, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल अगर ऐड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से यहां तक के मासेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, यहां से लेके यहां तक के मासेस के ग्रेविटेशनल फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दी, सबके वर्टिकल ऐड हो गए। तो इसका मतलब आप सबको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, बस यही है। आओ इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कराते हैं। बोले सर डीएम बराबर क्या होगा, मैंने कहा भाई डीएम बराबर होता है लैम्डा डीएक्स। ठीक है सर जी। तो मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक, ये वाले डिस्टेंस सपोर्ट dx, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सर थीटा बराबर, थीटा मरकर ये वाला एंगल, थीटा बराबर हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब dm बराबर आ जाएगा लैम्डा इंटू dx, और dx बराबर यहां से क्या निकल के आ रहा है, dx बराबर आ रहा है आर डी थीटा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं सेंटोमास पेंटोमास के डेरिवेशन वगैरह में। ठीक है भाई साहब, तो ये हमारा डीएम आ गया है, आओ इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो डीई क्या लिखोगे सर, ये छोटी सी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखोगे सर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन। इसका मतलब ई नेट बराबर क्या आ जाएगा आपका सर, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी अपॉन आर स्क्वायर।
डीएम की वैल्यू रखो लैम्डा आर इंटू डी थीटा। अब मैं क्या बोलूं सर, लिमिट कहां से कहां तक रखोगे? मैंने कहा भाई तू ये बता मास शुरू कहां से हुआ है? बोले सर यहां से शुरू हुआ है। और खत्म कहां पे हुआ है? बोले यहां पे खत्म हुआ है। तो जब मास आपका यहां से स्टार्ट हुआ है तो आप खुद देख के बताओ, जब यहां से मास स्टार्ट हुआ है और खत्म कहां पे हुआ है? यहां पे हुआ है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और ये होते हुए 90 होते हुए, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर 0 से लेके पाई तक इसको इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं यहां पे इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। देख देख जी बाई आर स्क्वायर कॉमन निकल के आ गया, ठीक है, लैम्डा आर भी कॉमन निकल के आ गया, अंदर बचा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। ठीक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो माइनस कॉस थीटा, बड़ा सा डंडा 0 से लेके पाई। ठीक, तो देख यहां से आर आर कैंसिल आउट हो गया, या आप लिख सकते हो जी लैम्डा बाई आर इंटू माइनस कॉस थीटा, बड़ा सा डंडा 0 से लेके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख इस माइनस को तो तू बाहर ले आ पहले प्यार से। जब आप इसको लिखोगे तो इसको सॉल्व करिए, बन जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है सब? -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1। तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो ई बराबर निकल के आ गया कितना सर? आर से आर भी खत्म करो, ये लो, ये आ गया 2g लैम्डा बाई आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल। कितना निकल के आ गया? 2g लैम्डा बाई। ठीक, तो यहां पर जो आती है इसकी वैल्यू होती है 2g लैम्डा बाई आर। मतलब आर्क में कितनी निकल के आती है? 2g लैम्डा बाई आर। अब लैम्डा की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? m अपॉन पाई आर, क्योंकि लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास को आपने पाई आर लेंथ में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू आ। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर दो, अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट करो। लिख लिया? चलो अब इसको आगे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब सोच अगर मैं इसको ऐसे आर्क दे देता, सेमी सर्कुलर नहीं है, बस केवल आर्क है, मतलब सपोज मैंने बोला ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, और ये पूरा पोर्शन सपोज मैंने कर दिया काया। ये आर्क है, आर्क का मतलब समझ रहा, वायर है, वायर वायर, ठीक है, ये आर्क है। ठीक, ठीक है सर जी, आर्क है सर, ओके, पड़ा रहा उस तरफ, ठीक है। तो जब उसी प्रकार जब हम यहां पर निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी, वो उस तरफ जाती है, और सॉल्व करके ईजी बराबर निकल के आता है 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा, डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही है, बस लिमिट्स आप यहां से यहां तक लिमिट चेंज कर दोगे, आप यहां से लेके यहां तक लिमिट रखोगे। तो बस यहाँ पे जो लिमिट्स है वो हमारी जो लिमिट्स है यहाँ पे, जो मैंने बड़े प्यार से यहाँ पे 0 से पाई लिखा था, लिमिट्स यहाँ पे जो 0 से पाई लिखा था, वो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी? चेंज होके वहां से वहां तक आप लिखोगे। तो थोड़ा सा डेरिवेशन आपको कॉम्प्लिकेट देखने के लिए मिल सकता है कि आपको यहां से लेके यहां तक लिमिट रखनी है। उसके लिए सर यहाँ पे लिमिट कितनी होगी? देख यहाँ पे लिमिट इतनी होगी, देख यहाँ पे कितनी लिमिट होगी? मैंने कहा भाई ये एंगल कितना है? पूरा थीटा। तो अब ये एंगल कितना हो गया? थीटा बाई 2। तो ये एंगल कितना हो गया? माइनस थीटा बाई 2। मतलब आपको लिमिट में 90 माइनस थीटा बाई 2, सॉरी 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 तक आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। कैसे ये लिमिट आई मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख सेम डेरिवेशन चलेगा, सेम, बस जब थीटा स्टार्ट, मास कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से। तो ये बताओ ये वाला मास कितना, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल इतना एंगल। तो अगर ये पूरा एंगल थीटा था, तो अगर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींच दूं ऐसे ऐसे, तो क्या ये वाला एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा? ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 90 माइनस थीटा बाई 2 से सर यहां तक, अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? बोले सर ये तो थीटा है, प्लस ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा बाई 2। तो जब तो इसको जोड़ेगा तो 90 प्लस
θ/2, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। तो 90 माइनस θ/2 से 90 प्लस θ/2 तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो भैया ये रिजल्ट निकल कर आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आपको याद रखना पता है। सेम यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ। अगर कल को आपको उसने कह दिया इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, तो आप बोलोगे सर लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन, मतलब समझ जाओ, m अपॉन ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक। तो लैम्डा जो है यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है। पता है सेम रिजल्ट तेरा, सेम रिजल्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां देखने के लिए मिलता है। अगर मैं 12th क्लास के बारे में बात करूं, मैं तुझसे कह दूं भाई ये पॉजिटिव है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है वो टुवार्ड्स होती है। तो पॉजिटिव की वजह से छोड़ो, पहले आप नेगेटिव की वजह से देख लो। अगर मैं कहता ये कोई नेगेटिवली चार्ज वायर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही ई आती है। वहां बस यहां पर जो ई आती है उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा बाई, यहां तक 2g लैम्डा बाई आर, वहां तक 2k लैम्डा बाई आर, साइन थीटा बाई टू, थीटा थीटा क्या है इनके बीच का। वहां पे लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहां पर लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। उसी प्रकार अगर मैं यहां पर एक ऐसे आर्क बना दूं इस प्रकार का सेमी सर्कुलर आर्क, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी हो जाती है 2k लैम्डा बाई आर। बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टुवार्ड्स द, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स द चार्ज होती है। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूं कि सेम डेरिवेशन वहां देखने को मिलेगा। यहाँ 2g लैम्डा बाई आर आया है, तो वहां g की जगह क्या आ जाएगा, तो वहां 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। यहां पर कितना है 2g लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, तो वहां 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। तेरा मन करे तो लिखो, ना मन करे तो इसको मिटा दो। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे 12th क्लास। अभी के लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखो, तो लिख लो यहां पर अगला, ठीक है। कितने देख लिए हमने, तीसरा, ये लिख ले चौथा, सेमी सर्कुलर आर्क। नोट करो जल्दी से। चलो अब चलते पांचवा। अब पकड़ते हैं रिंग। मतलब रिंग मतलब मैंने कहा भाई सपोज ये मैंने एक रिंग दे रखा है, ये रिंग है। मैंने बोला रिंग की एक्सिस पर यहां पर कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ इस जगह पर। मान लो रिंग का मास m है, इसकी रेडियस r है। मतलब रिंग का मतलब समझ जाओ, मेरे पास रिंग पड़ा तो था, कहां है भाई, ये रहा रिंग। सच में यही केस है, सच का यही केस है कि एक रिंग है, देखिए रिंग है पूरा। अब मैं इसकी वजह से यहां पे निकालना चाहता हूं, इसकी वजह से देख, इसकी वजह से इस जगह पे निकालना चाहता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर सपोज ये रहा एक्सिस, ये एक्सिस है, और इस जगह पर हमको क्या निकालनी, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो क्या फील आ रही है कि रिंग का अलग अलग छोटा छोटा मास यहां से अलग अलग एंगल्स वगैरह पर, एंगल्स तो पता नहीं, लेकिन हमें ये तो फील आ रही है कि सर यहां पे अगर निकालना है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो एक पॉइंट मास की वजह से निकालो और फिर सबकी वजह से निकाल के ऐड कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो तुमने यहां पे क्या किया, सपोज इसका भी फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट, सपोज हमने यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मास पकड़ लिया डीएम, करेक्ट है। इस डीएम मास की वजह से अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इस तरफ, इस तरफ। ठीक ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अगले पार्ट में, ठीक। तो सर इस डीएम मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, मैंने कहा भाई वो जाएगी इधर, ओके, ठीक। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी एक डीएम मास होगा। सर ये डी कितनी जाएगी, मैंने कहा ये डी लिख ले, डीई बराबर क्या, मैं ऐसा लिख दूं, जी छोटा सा मास अपॉन ये वाली डिस्टेंस। अगर मैंने कह दी कि भाई जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने जा रहे हैं वो इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर है और ये इसकी रेडियस है, तो क्या ये वाली डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम, आर एक्स। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी वजह से जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आ जाएगी, या ग्रेविटेशन, सॉरी 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 सॉरी, इधर नहीं, टू पार्ट्स, टू पार्ट्स, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में चल रहा है ना मेरे, ऐसे इस तरफ टू पार्ट्स, इधर डी, ठीक ठीक है सर, इधर आ जाएगी टू बार्स, मास की वजह से तो टू बार्स होती है ना, ठीक है, इधर आ जाएगी डी। मैंने कहा ठीक है, कितनी होगी सर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब सर स्मॉल आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, मतलब
G इंटू DM अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है? तो इसकी वजह से आई है। अब मैं तुमसे पूछूं भाई इसकी वजह से भी तो आएगी, ये वाला जो छोटा सा मैंने यहाँ पे बनाया है। सपोज मैं तुम्हें ऐसा बोलूं यहां पर, ये हरे वाले की वजह से नहीं आएगी क्या? बोले हरे वाले की वजह से भी आएगी। मैंने कहा वो किधर आएगी? बोले सर अगर इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं। मैंने कहा कर दे भाई साहब, तो हरे वाले की वजह से इधर आ जाएगी DE। मैंने कहा ठीक है बंधु। तो मजे की बात पता है क्या है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये सिमेट्रिक केस है। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या ध्यान से देखना, कि अगर मैंने रिंग मान लिया और मैं इसके सेंटर से यहां पर x दूरी पर आ गया, तो इसके सारे के सारे मास उसने इस लाइन के साथ हर जगह बराबर बराबर एंगल बना रखा है। ये तुझे फील करनी पड़ेगी। देख ऐसे है, ठीक, यहां पर था रिंग था, मैं यहां चला गया, ठीक, इस जगह मुझे यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो ये वाली लाइन खींच या ये वाली लाइन खींच या ये वाली लाइन खींच या ये वाली लाइन खींच, इन सब ने इसके साथ, किसके साथ, ये जो एक्सिस से पास होने वाली लाइन है, सबने उसके साथ सेम एंगल बना रखा है। तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो तुम इतना बताओ, इधर DE है तो इसका एक कंपोनेंट तो जाएगा मेरे भाई ऊपर DE cos D sin थीटा, इसका भी नीचे जाएगा DE sin थीटा। क्या तुम्हें फील आ रही? इधर DE था तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर DE cos थीटा, और एक जाएगा ऊपर DE sin थीटा। तो बिल्कुल उसी प्रकार ये इधर DE था तो DE का एक कंपोनेंट इधर DE cos थीटा, एक नीचे DE sin थीटा। DE sin थीटा D sin थीटा आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपको चाहिए, इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए अगर आपको चाहिए, तो क्या मैं ये बोल दूं सब कुछ मत करो, सबके DE cos थीटा को ऐड कर दो। मतलब इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड आएगी उसका डी cos थीटा ले लो, इसकी वजह से जो आएगी उसका डी cos, सबको ऐड कर दो, क्योंकि सबका डी sin थीटा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने रिंग पकड़ रखा है, इसकी वजह से जो इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा उसको ये खा जाएगा, इसके कंपोनेंट को ये खा गया, इसके कंपोनेंट को ये खा गया, इसके कंपोनेंट को ये खा गया। मतलब हर एक बंदे के कंपोनेंट को उसका अगला वाला बंदा का कंपोनेंट खा गया। कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा वाला कंपोनेंट। सबका कॉस थीटा बच गया, तो सबके कॉस थीटा को तो ऐड कर दे बस। इसके बाद तुझे वैल्यू पुट करनी है, देख, जी DM अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं यहां पे लिखूं EG एट A, तो आप क्या लिखोगे सर? ये G कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, और इस बार ये भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएंगे और x भी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार x वेरिएबल नहीं है, हमको इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पर हमको जो है ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है, इस जगह पर निकालनी है। तो इस जगह का मतलब x तो आपने फिक्स कर दिया ना, तो चेंज कौन हो रहा था? चेंज तो थीटा हो रहा था, लेकिन थीटा तो गायब ही हो गया। कितने शानदार इंटीग्रेशन आया, x भी बाहर, ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब सर छोटे 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 मास का सम, तो क्या निकल के आ जाएगा? टोटल मास। तो आप सीधा लिखोगे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी निकल के आ जाएगी? GMX इंटीग्रेशन डीएम इज M बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो। कि रिंग की वजह से जो फॉर्मूला आता है वो आता है GMX अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर कोई बोले कि सर हमें ग्राफ बना के दिखाओ, ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स के बीच का ग्राफ बना के दिखाओ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ध्यान से देखना कैसा ग्राफ है। बोले सर एक्स बराबर 0 पुट करके देखो तो ग्रेविटेशन फील्ड 0 आ जाएगी, इसका मतलब सेंटर पर ग्रेविटेशन फील्ड तो 0 है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके देखो, तो ये सपोज यहां पर कौन था? रिंग था। अब तो इन्फिनिटी दूरी पे जाएगा, तो इस रिंग की वजह से इन्फिनिटी पर तो ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब मैं तुझे यहाँ पे रिंग दिखा दूं, यहाँ पे रिंग दिखा दूं मैं तुझे कोटा से, और मैं तुझे पटना से इसको देख, तो तुझे वैसी पॉइंट वन जैसा दिखेगा। पॉइंट वन जैसा दिखेगा तो कहते यार सर ये तो इतना दूर है, इसकी वजह से तो वहां पे फील्ड अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो शुरू में भी 0 पर है, इन्फिनिटी पे भी 0 है, मतलब ग्राफ 0 से 0 पे जाना है। तो कोई चीज अगर 0 से 0 पे गई है तो इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम हुई होगी, तो इसका मतलब इसका ग्राफ होगा सर 0 से स्टार्ट होके कहीं मैक्सिमम होगा और फिर ये 0 पे चला जाता है। जिस जगह पे ये मैक्सिमम होता है वो जगह वैल्यू आती है R/√। ये R/√2 क्या है? बोले सर R/√2 पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो आती है ये क्या आती है? मैक्सिमम आती है। अच्छा ओके,
सर ये कैसे पता चला? इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, और जब इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फिर सॉल्व करके जो आंसर आता है वो r/√2। मैं मानता हूं कि अभी आपका डिफरेंशिएशन उस लेवल तक नहीं इंप्रूव हुआ है क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा है, तो उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, जब आप 12th क्लास में इसको पढ़ोगे ना तब आप समझ जाओगे। मैं तुझे दिखा देता हूं, नोट मत करना। देख अभी हम लोगों ने देखा Eg बराबर क्या आया, gmx बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया। हाँ जी ये आया। तो काम कर, इस x को तू इधर लेके आ जा, ठीक है ठीक है, ये ऐसे रहने दे। एक काम कर, एक काम कर, इसमें से कॉमन निकाल ले, इसमें से कुछ कॉमन निकाल दे। जी एम एक्स अपॉन यहां से एक्स स्क्वायर चाहे तो कॉमन निकाल ले, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेगा तो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। सही जा रहे हैं हम लोग? हाँ भैया सही जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेगा, ये निकल के आ जाएगा जी एम एक्स बटे ये निकल के आ जाएगा एक्स क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ठीक ठीक है सर जी। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ईजी को करना है मैक्सिमम, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, और इसको मिनिमम करना है, तो चाहे मैक्सिमम करना हो मिनिमम करना हो, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर देना है। आओ करते हैं एक बार, डिफरेंशिएशन थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कोई बात नहीं। ये u इंटू वी का मेथड लग गया आपका, u इंटू बी का मेथड, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। तो कैसे लिखोगे, सब पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, पूरे का डिफरेंशिएशन लिखोगे तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस, ये ले भाई साहब, प्लस दूसरा फंक्शन आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन 2 है। अच्छा इसमें एक चीज और है कि एक मिनट और, एक मिनट, हमने क्या लिखा, पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस नीचे वाले का फंक्शन, नीचे वाला मतलब केवल इतना आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो पहले मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आर स्क्वायर एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, एक्स की पावर -2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एन इंटू एक्स की पावर n-1। जब करोगे तो यही आएगा, ठीक, इतना प्लस ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 इंटू 2 है इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो r/√2 आती है। मैं एक और सिंपलेस्ट वर्जन बताता हूँ, थोड़ा सा अजीबो गरीब हो गया, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को, ठीक है, कहीं और रास्ता निकल गए, हम इसका एक और दूसरा तरीका देखते हैं। ध्यान से देख, तो एक काम कर, ऐसा कर, पुट x बराबर r tan थीटा, तो देख Eg बराबर क्या निकल के आ जाएगा, जी एम ऐसी मैंने पुट कर दिया r tan थीटा अपॉन ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे अगले साल तुम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो जी एम आर टेन थीटा बटे नीचे क्या आ गया सर, आर स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आ गया तो आर क्यू बन जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इज सेक क्यू थीटा। मतलब सर जी एम आर टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? ये चल रहा है बेसिकली कहानी। इसका मतलब ये निकल के आ सकता है, तू लिख सकता है जी एम आर बटे आर क्यू, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दे, इसको आर स्क्वायर बना दे, ठीक है, यहां पे क्या निकल के आ जाएगा साइन थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा, सेक क्यू थीटा को ऊपर लेके चला जा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तू समझ, अब बात यह है कि हमें क्या करना है, इसको करना है मैक्सिमम, की मैक्सिमम कब और कहां होगी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो जाए, और इस मैक्सिमम के लिए क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो। इसको देख डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, पहले पहला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस दूसरा फंक्शन मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, इसको कर दो 0।
जैसे ही आप ये जीरो करोगे तो देख यहां से क्या निकला, cos थीटा घर को गया, यहां से चेक करो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आएगा देख 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस लगा के, प्लस cos थीटा यहां से घर को कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। दैट मीन्स ये उधर चला जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इधर निकल के आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हाफ, तो tan थीटा बराबर 1/√। तो जैसे ही आप tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/√2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, r/√2 निकल के आ जाएगी। मतलब इस वैल्यू पर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आप सीधा बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैं तो बोलूं सीधा याद रखो, एट x बराबर r/√2 पर, ठीक, एट x बराबर r/√2 पर eg क्या होगा आपका, मैक्सिमम। क्लियर है? डिफरेंशिएशन अभी आपने डिटेल में पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, पैनिक मई नहीं, जो मैं अभी डिफरेंशिएशन का वो सब दिमाग से निकाल दो, पैनिक बिल्कुल मत होना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कि रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है, gmx अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और पता है जब हम लोग 12th क्लास में रिंग की वजह से पढ़ते हैं ना, यहाँ पर रिंग दिया होता है, ठीक है, मान के चल इस पे चाप माइनस क्यू है, रेडियस आर है, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, यहां पे कितना आ रहा है, बोले सर इसका मास अगर m है, रेडियस r है, तो यहां पर आ रहा है इधर जी एम एक्स अपॉन, देख के की जगह जी आ जाता है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। तो अगर आपके कोई भैया लोग हों जो 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सेम रिजल्ट वहां पर देखने के लिए मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको याद रखना है फॉर्मूला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक्सिस पे कितना होगा, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/। एक्स क्या है, सेंटर से वो दूरी जिस जगह पर आप ग्रेविटेशन फील्ड निकाल रहे हो, खत्म कहानी। ठीक, किधर होगा सर, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सेंटर पे कितना हो जाएगा, सेंटर पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इस जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले हो या ग्रेविटेशन फील्ड निकाल ले हो तो ये वाली दूरी आर है, सॉरी एक्स है, और इसकी रेडियस कितनी है मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से इसका डेरिवेशन लिख ले फटाक से, ये नोट करो, चौथा हो गया, ठीक है, ये 5 हुआ है, पांचों नोट कर लो। ठीक है, 5 हुए के बाद चाहो तो उसका नोट करे, तो मन करे तो लिख, ना मन करे तो रहने दे। अब चलते हैं छठे पे। छठा है आपका, सपोज मैंने बोला होलो स्फीयर। ठीक है भाई साहब, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का मतलब यह है कि आपके सामने एक सच में ऐसा होलो स्फीयर है जो अंदर से है खाली, एम्प्टी। इसका मास है कैपिटल एम, इसकी रेडियस है आर। ठीक, ठीक है सर, यह है सपोज। तो बस इसका सीधा रिजल्ट आपको याद रखना है कि सर आर लेस देन आर के लिए, मतलब इनसाइड अगर आप बात कर रहे हो तो इनसाइड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए आर ग्रेटर देन आर के लिए, मतलब आउटसाइड बता दो कितनी होती है, तो आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है जीएम अपॉन आर। आपको याद रखना, समझ हमारी बात, सीधा याद रख बिंदास। गोले के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0, खाली गोला, खोखला गोला, बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास की तरह से। रिजल्ट एक ऐसा आ गया जैसे सच में पॉइंट मास की वजह से, इसका मैथमेटिकल रिजल्ट ऐसा आ गया पॉइंट मास की वजह से। अब आप बोलेगे इसका डेरिवेशन, तो इसका बढ़िया तरीके से डेरिवेशन तो 12th क्लास में गॉस लॉ से समझोगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूं, किसी काम का नहीं तो दिमाग से निकाल देना, हल्के लाइट मोड से देखना, कि अगर मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि सपोज मेरे पास एक चार्ज स्फेयर है, ये ले भाई, मैंने बोला भाई साहब मेरे पास एक चार्ज स्फेयर है, बोले ठीक है सर ये चार्ज स्फेयर है, ठीक है ये ओ है। अगर आपसे कोई बोलता है सर 8 डिस्टेंस दूरी पर इस जगह पर इनसाइड ए पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है 12th क्लास में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हम यहां गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ ये बोलता है सर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, डीएस मतलब सर, डीएस मतलब छोटा 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 एरिया। हम ये जब स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं ई डॉट डीएस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट तो बाहर निकल के आ जाता है, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बराबर निकल के आता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस पकड़ा, इसी को गॉसियन सरफेस बोलते हैं जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, तो इसके अंदर कितना चार्ज है, बोले अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड वहां हो जाता है 0। तो इसका मतलब E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन मतलब 4 पाई आर स्क्वायर बिकम 0। तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से क्या आ जाती थी, 0। तो खैर मैं मानता हूं कि आप लोगों ने ये कुछ चीजें नहीं पढ़ी है, तो भाड़ में गया गॉस लॉ, भाड़ में गई इलेक्ट्रिक फील्ड। आप तो सीधा स्टेटमेंट याद रखो कि गोले के अंदर, खोखला गोला है ये, इसके अंदर क्या सर, इसके अंदर जो होगी ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी आपकी 0, और इसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी बिल्कुल पॉइंट मास की तरीके से GM/r²। मतलब अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं क्वेश्चन की तरीके से, मैं कहूं कि भाई ये होलो स्फीयर है, ठीक, या इसको शेल भी बोल देते हैं, शेल, शेल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। मटेरियल बस केवल इतनी, यहीं तक मटेरियल भरा हुआ है, यहीं तक। और मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बताओ इस जगह सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, 0। मैंने कहा यहां पे कितनी होगी, 0। मैं बोलूं यहां पर कितनी होगी, ठीक। अगर मैं बोलूं भाई यहां बता यहां कितनी होगी, तुम बोलोगे देख भाई इसको सेंटर से कनेक्ट कर दे। मैंने कहा कर दिया। बोले अगर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये वाली डिस्टेंस, मैंने कहा हाँ, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी 2 बार, जैसे कि पॉइंट मास की वजह से होती है ना, बिल्कुल वही रिजल्ट आना है पॉइंट मास की वजह से। इसलिए यहां पे तू पॉइंट मास एज्यूम कर सकता है, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन पॉइंट मास एज्यूम करके हमें फॉर्मूले आसानी से याद हो जाते हैं कि भाई पॉइंट मास की वजह से कितना था, GM/r उसका, तो यहां भी कितना होगा, GM/r। लेकिन कहां, बाहर, अंदर नहीं, बाहर, अंदर तो 0 है। क्लियर है। तो जो आप उस टाइम पे कहते हो ना, सेंटर पे सेंटर पे 0 होती है, कि हाँ मेरे भाई 0 होती है, ठीक। अब इसका प्रॉपर डेरिवेशन 12th क्लास में देखेंगे, अभी के लिए आप इसको एज इट इज याद कर लो। तो कोई बोले सर ग्राफ बताओ उसका, यहां पे बता दो ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनेगा। मैं कहूंगा देख भैया, जब तक वो आर तक रहेगा, कैपिटल आर तक, तब तक तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, और उसके बाद 1/r के प्रोपोर्शन। सर इसका एग्जाम्पल, अबे फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, अंदर खोखली होती है ना, कॉस्को की बॉल हो गई, वो अंदर खोखली होती है, वो क्या होती है, शेल टाइप, सेल टाइप होती है, जिसकी थिकनेस बहुत स्मॉल। वो नोट कर ले बेटा इसको, लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और आता है जिसको बोलते हैं होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर पर ग्रेविटेशन फील्ड बता दो, उसकी वैल्यू निकल कर आती है GM/2r²। इसके पीछे थोड़ा सा 3D का थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, जो कि जो है मैं उसको स्किप कर रहा हूं, आपके किसी काम का भी नहीं है अल्टीमेटली, आप बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। उसका डेरिवेशन थोड़ा सा वैसा है जैसा आप याद कीजिए, मैंने सोप बबल वाले केस में आप लोगों को बताया था डेरिवेशन एक बार, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, GM/2r²। होलो हेमिस्फीयर का मतलब जो वो बॉल होती है ना, बॉल, कॉस्को की बॉल, मान के उसको बीच में से काटते पूरी, ठीक है। अब तेरी आधी जो बॉल रह गई है, ठीक है, उसके सेंटर पर, मतलब सेंटर मतलब उस ओ पर अगर मैं पूछूं, यहां पर तुझसे पूछूंगा तो ये निकल के आता है, इसको नोट कर लो। 8 के बाद अब हम चलते हैं आज के लास्ट पार्ट पे, जिसका नाम है सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉरी सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक। सॉलिड स्फीयर का मतलब मान के चलो इसका मास मैंने कह दिया m है और इसकी रेडियस r है। इस बार ये पूरा का पूरा भरा हुआ है भाई, पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ, जैसे कि हमारी अर्थ होती है। बोले हाँ सर, ठीक, जैसे हमारी अर्थ है, इट इज ए अप्रोक्सीमेटली सॉलिड स्फीयर। तो अब हमें चाहिए सॉलिड स्फीयर की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। तो पहला पॉइंट, पहला, बोले सर ये बताओ आउटसाइड कितनी आई। मैंने कहा आउटसाइड का मतलब, बोले सर अगर मैं आपसे जानना चाहता कि ये सपोज अर्थ हो या कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, ये है पॉइंट ओ, आप तो मुझे इस ए पॉइंट पर बता दो आर सेपरेशन दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। तो इसका भी रिजल्ट, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका भी रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसा कि पॉइंट मास का आता है, और आप सीधा बोलोगे सर इस जगह पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आती है वो सेंटर की तरफ आती है, जैसे पॉइंट मास की तरह। मतलब यहां पर यार इसका कलर बड़ा अजीब लग रहा है, इसका कलर कुछ और ले लेते, ठीक है। इसके कलर में हम ये भर देते हैं, हाँ, अब ज्यादा ठीक है, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड होता है, तो अगर आपसे पूछे कि आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर के लिए बता दो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए कितना होगा, आप सीधा बोलोगे पॉइंट मास की तरीके से GM/r। कैसे आया 12th क्लास में देखेंगे, अभी सीधा फॉर्मूला है, ठीक। कि सपोज कोई सॉलिड स्फीयर है, आप सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी जाए, तो आप कुछ नहीं करना है, आप ये एज्यूम कर लो भाई साहब वो पॉइंट मास है, सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट मास।
तो पॉइंट मास की वजह से आर्टिशियन दूरी पर ग्रेविटेशन फील्ड कितनी आती है, KQ/R GM/R²। तो वही तेरा GM/R² यहां पर रिजल्ट आ गया। मतलब समझ रहा है, होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, गोले के बाहर जाने पर तो फॉर्मूला GM/R² ही आ रहा है। ठीक ठीक है भाई साहब, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो सर ये सब तो ठीक है, सर इनसाइड बताओ R<R के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी। तो उसका फॉर्मूला होता है GM r/R। सर ये कैसे आया, मैंने कहा देख ये कायदे में देख ऐसे आया। अगर मैं यहां पर सपोज इसका डेरिवेशन देख ले, अगर मैं बोलूं कि भाई एक डेरिवेशन तो बढ़िया वाला तो 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी काम के लिए, अभी काम काम का डेरिवेशन देख ले। बोले सर अगर अभी मैं ऐसा बोल दूं ये गोला है, ज्यादा ही हो गया, ठीक है ठीक, और ये रहा पॉइंट O। मैंने कहा ठीक है पॉइंट O। तो मैं अगर ये जानना चाहूं, मैंने कहा भाई मुझे यहां पर बताओ, यार ये सफेद कलर ज्यादा ठीक लगता है आई थिंक, अब ज्यादा ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे बता इस ए पॉइंट पर इनसाइड बता ग्रेविटेशन फील्ड कितनी हो, इनसाइड। ठीक, तो आप बोलोगे, बोले सर हमने इसका एक तरीका निकाला समझने के लिए। बोले सर एक काम करो, मैंने कहा क्या। बोले यहां पर एक इस प्रकार का गोला एज्यूम कर लो। मैंने कहा कर लिया। बोले आप ओ पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड निकालना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो बोले सर यहाँ दो दो बंदों के बीच से फील्ड आएगी। मैंने कहा कौन से दो बंदे। बोले सर एक बंदे तो हो गए ये पीले वाले, यार ये वाला पीला वाला। मैंने कहा ठीक है, और एक हो गया सर ये बाहर का नीला वाला, नीला वाला। अब देख अब तो ये और बेटर समझ में आएगा क्या। मैंने बोला भाई ए पर ग्रेविटेशन फील्ड बताओ। तो कहेगा सर एक काम करो पूरे स्फीयर की वजह से निकालनी है ना। मैंने कहा हाँ। तो बोले सर इस स्फीयर के दो टुकड़े करो मन ही मन में, एक अंदर पीला वाला और एक बाहर नीला वाला। मैंने कहा ठीक है। तो बोले सर तो अगर आप EG@A निकालना चाहते हो यहां पर, तो क्यों ना मैं ऐसे लिख दूं, सर ये लिख दो EG/DU2 अंदर वाला गोला प्लस EG/DU2 बाहर वाला गोला। दोनों की वजह अलग अलग निकाल लो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर तू देखेगा EG@A अंदर वाले गोले की वजह से क्या लिखेगा, सर अंदर वाले गोले के लिए ये पॉइंट बाहर की अप्रोक्सीमेटली बाहर हो गया, तो इसकी वजह से क्या लिख दोगे GM/R²। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। एक मिनट जहां पर M कौन सा हो जाएगा, सर M हो जाएगा M डैश, अंदर वाला मास हो जाएगा, क्योंकि टोटल मास नहीं लेना मुझे, अंदर वाला मास लेना है। M डैश मतलब यहां तक का मास लेना है, पीला वाला। ठीक है, मतलब यहां पर मैं एक चीज लिखाना भूल गया, जरूरी भी नहीं है लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो। तीसरा अगर कोई पूछे कि R/R सरफेस में कितनी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो R/R पर आप यहाँ R/R पुट कर दोगे तो GM/R² हो जाएगा सरफेस पे। ठीक, तो उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई यहां पर बताओ अंदर पीले वाले गोले की वजह से कितना होगा, GM'/R² होगा। ठीक है भाई साहब, ये पीले वाले गोले की वजह से आ गया। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ये भी तो बता बाहर वाले की वजह से कितना होगा, तो बाहर वाला तो एक तरीके का होल, अब बाहर वाला मतलब ओनली बाहर वाला है, तो इसका मतलब ये तुम्हें क्या एक तरीके से शेल टाइप नजर आ रहा होगा। शेल मतलब वही, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब अगर मैं ऐसा बोलूं भाई बाहर वाले की वजह से बता दे तो कितना होगा ए पॉइंट पर, तो बाहर वाला तो एक तरीके का होलो स्फीयर टाइप हो गया। होलो स्फीयर के अंदर क्या होती है, ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है, तो बाहर वाले की वजह से कितनी हो जाएगी, सर जीरो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट कितना हो जाएगा, बोले सर हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा GM'/R²। अब हमें M डैश निकालना है। व्हाट इज M डैश, M डैश है ये पीला वाला मास, इतना मास, मतलब स्मॉल r रेडियस तक का मास। तो आप बोल सकते हो, बोले सर अगर टोटल वॉल्यूम 4/3πr³ था तो उसका मास था टोटल मास M। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका वॉल्यूम बताओ एक का, तो आप लिखोगे M/4/3πr³। और अगर आपसे पूछा जाए कि 4/3π मतलब यहीं तक का मास बताओ, केवल यहीं तक का, तो यूनिटरी मेथड से आप बोल सकते हो सर M/4/3πr³ इंटू 4/3πr³। और जैसे ही आप ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप सीधा बोलोगे सर यही तो हमारा M डैश है। 4/3 कैंसिल आउट हो गया, M डैश बराबर निकल के आ जाएगा MR³/R³। जैसे मैं M डैश की वैल्यू पुट करूंगा कितना, स्मॉल m R³
स्मॉल एम सही जा रहे हैं हम लोग, आर क्यू बटे कैपिटल आर क्यू। ये एम डैश की वैल्यू, और हाँ सॉरी ये नीचे आर स्क्वायर नहीं होगा, ये स्मॉल आर स्क्वायर होगा, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर बोले अंदर वाले गोले की वजह से, अंदर वाले गोले की वजह से यहां पर आप निकालना चाह रहे हो, तो अंदर वाले गोले का रेडियस रखोगे। अंदर वाले गोले का रेडियस कितना हो गया भाई साहब, स्मॉल आर, तो ये नीचे आ गया तेरा स्मॉल आर। मतलब जी एम डैश की वैल्यू मैंने पुट कर दी और आर स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी। जैसे कुटर पुटर करोगे ये निकल के आ गया जी एम स्मॉल आर। अल्टीमेटली ये डेरिवेशन गया भाड़ में आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट। 12th क्लास में यही फॉर्मूले बहुत ही आसान हो जाते हैं गॉस लॉ से, एक एक लाइन में आंसर आता है। यहां थोड़ा सा जो है तुम्हें अजीब लग रहा होगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए, एक बार फिर से समझ ले। देख भैया कहानी इतनी है, ये था गोला, मुझे चाहिए इस ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। मैंने एक काम किया, मैं ड्राइंग पे नहीं जाऊंगा, मैं समझाने पे जाऊंगा। मैंने एक काम किया, मैंने ऐसे एक गोला एज्यूम कर लिया अंदर बनी बनी, तो हमारे सामने एक हो गया ये पीला वाला गोला, मैंने कहा ठीक है, और हमारे सामने एक हो गया बाहर एक नीला वाला गोला, ठीक है। अगर ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर है तो मुझे चाहिए ई एट ए, तो आप बोलोगे सर दिस इज इक्वल टू ई ड्यू टू अंदर वाला गोला प्लस ई ड्यू टू बाहर वाला। मैंने कहा ठीक है, सब बाहर वाले गोले की वजह से ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? अगर मैं आपको यहां पर एक सॉलिड स्फेयर दे, सॉरी होलो स्फेयर दे दूं, वर्ड्स को बहुत ही नपा तुला कर करके बोलना पड़ा है मुझे यहां पर, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं भाई ये होलो गोला है, मैंने कहा ठीक है होलो गोला है, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर एक है, यहां पर एक पॉइंट 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 है, सब पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ, तुम बोलोगे सब पे जीरो हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इसका मतलब यहां पर भी अगर कोई पॉइंट होगा ना तो उस पर भी जीरो हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर बाहर वाले की वजह से तो होगी जीरो। अब बताइए अंदर वाले की वजह से कितना होगा? तो अंदर वाले की वजह से जब निकाल ले हो तो बाहर वाले को पूरे तरीके से दिमाग से निकाल दो, ये लो इसको निकालो दिमाग से, ये होगी ठीक। अब बताओ इसकी वजह से यहां ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखोगे? ये तो जीएम बाई आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये तो सॉलिड स्फीयर है ना। तो इसका मतलब अभी तो थोड़ी देर पढ़ा था पहले हम लोगों ने, सर अगर सॉलिड स्फीयर के जस्ट बाहर जाओगे तो जीएम बाई आर स्क्वायर, आर किसका? ये वाला आर स्क्वायर, लेकिन ये एम किसका? इसका एम, जो मैंने एम डैश कर लिया। केवल आर लेंथ, आर रेड, मतलब इतना ही मास चाहिए, टोटल मास नहीं है, टोटल मास तो कुछ और था, टोटल मास तो कैपिटल एम था और रेडियस आर थी। हमें तो केवल ए पर चाहिए, मुझे तो केवल आर तक का मास चाहिए, मतलब केवल इतना ही वॉल्यूम का मास चाहिए। तुम्हारी बात, इतना गोला, यही तेरा ये वाला गोला है, इतने गोले का मास कैसे निकालूंगा? बोले टोटल गोले का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यू। पूरे गोले का वॉल्यूम इतना है, तो इतने वॉल्यूम पे टोटल मास बैठा हुआ है, तो एक वॉल्यूम पर m/4/3 इतना मास बैठा होगा, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इतने वॉल्यूम का कितना मास होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू इतना मास होगा। और यही मास को अगर मैं सॉल्व करूंगा, 4/3 कैंसिल आउट हो गया, एम आर क्यू बटे आर क्यू, बस खत्म। यही तो तेरा एम डैश है, मैंने लिखा जी एम डैश, एम डैश की वैल्यू एम आर क्यू बटे आर क्यू, और नीचे कौन है? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल आउट, जी एम आर बटे। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब मैंने ए पॉइंट पर अगर मुझे चाहिए था यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, मैंने दो गोले एज्यूम कर लिए, एक अंदर वाला और एक इसके बाहर वाला। बाहर वाले की वजह से यहां पर जीरो, क्योंकि बाहर वाले के लिए होलो स्फीयर वाला केस हो गया, और होलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है, और अंदर वाले के लिए उसके सरफेस वाला केस हो गया, और सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीएम बाई आर स्क्वायर। खत्म कहानी। ठीक, तो मैंने वहां पर वैल्यू पुट कर दी, कुटर पुटर करा, सॉल्व करके अल्टीमेटली ये आंसर निकल के, आपको अल्टीमेटली ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस। तो यहां से ग्राफ अगर कोई पूछे, बोले सर ग्राफ बता दो, ग्राफ, मैंने कहा ग्राफ भी देख ले, ग्राफ भी बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। बोले सर ईजी वर्सेस आर का ग्राफ कैसे होगा? मैंने कहा देख, अंदर प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, देख ईजी इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो अंदर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसा, और बाहर बाहर प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, तो बाहर ऐसा हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, अंदर स्ट्रेट लाइन और बाहर ऐसा।
क्लियर है? मैं सबको रिवाइज करा देता हूं बेटा आज के लेक्चर में। मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए डेरिवेशन थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन डेरिवेशन हटाओ, आप सीधा फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब मैं सबको समराइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है, पॉइंट मास की बेस है ग्रेविटेशन पे GM/r²। ठीक है, होलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर 0, बाहर GM/r², सरफेस पे GM/R। सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड GM/r²। हमारी बात, अंदर GM/m/r3। खत्म कहानी, इतना ही बोला है। आर की वजह से तो आपको सिंपल से जो है आराम से आर की वजह से तो 2k λ/r, जैसे मैंने बोला था 2g λ/r इंटू साइन θ/2, और रिंग की वजह से GMX/r² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर है? मैं मानता हूं आपके सामने थोड़े फॉर्मूले याद ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। ठीक है, आराम से करो इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। बढ़िया तरीके से रफ कॉपी पे लिख लिख के फॉर्मूले याद करो। ठीक है, अब ये फॉर्मूले शायद मैं आपको याद नहीं करवाता अगर ये मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बात करवाता था। अगर यही फॉर्मूले, अगर यही चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बाद आपको कराता, तो फिर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं आपको वही क्लास में ही सारी चीजें आपको जो है मैं तरीके बता देता, लेकिन वो तरीके मैं 12th क्लास के बाद बता सकता हूँ। अभी मैं भी मजबूर हूँ। ठीक है, तो तू मेरी मजबूरी समझ और चुपचाप इन फॉर्मूलों को एज इट इज याद कर ले। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ी सी जो है थोड़ी हेल्प करने में। क्या मैंने कहा था, एक पॉइंट मास है m। अगर आपसे पूछा जाए r डिस्टेंस दूरी पर, देख ऐसे याद रख, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड GM/r²। दूसरा मैंने बोला यहां पर है होलो स्फीयर। ठीक है भाई साहब, r डिस्टेंस दूरी पर यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड GM/r²। अगर ये होलो, ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी है, स्मॉल r। और अगर मैं ऐसा बोलूं सर ये होलो स्फीयर नहीं है सर, ये सॉलिड स्फीयर है। होलो स्फीयर नहीं है सर, सॉलिड स्फीयर है, अभी भी सेम आंसर। तो तेरी हेडेक देख कितनी कम हो गई। सब में सेम आंसर है, GM/r², GM। मतलब ऐसा हो रहा है जैसे मास्टर ने वहीं बना के रख दिया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। चौथा केस, चौथे केस में सपोज मैंने बोला भाई ये रहा गोला, ये रहा गोला। ठीक है, और मैंने बोला भाई आप मुझे बताओ इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर यह होलो स्फीयर। ठीक है, इस जगह पर, 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 इस जगह, या शेल, शेल भी बोल देते, सब जगह बताओ। तुम बोलोगे EG बराबर 0 अंदर इनसाइड, हर जगह पे EG 0। चौथा के बाद पांचवा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये गोला है लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ओ आप बताओ इस जगह पर ए पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी और कहां। तो आप बोलोगे सर जी इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर लूं, ऐसे तो कर लिया भाई सेंटर से ज्वाइन। तो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो भाई इस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, सेंटर की तरफ आएगी, और जिसका फॉर्मूला होगा GM/m, सॉरी GM/r/r, जहां पर स्मॉल r इज द डिस्टेंस इससे, और यह है तुम्हारा कैपिटल R। और भाई बात, जैसे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड FIELD inside the sphere at a distance r/3 from center of sphere of mass m and radius small if, पहला पॉइंट, स्फीयर इज होलो, या फिर शेल, थिन शेल, पतली सी शेल हो। अब क्या बोलोगे सर, अंदर EG बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि वो r/3 कहना चाह रहा है सेंटर से। और अगर मैं ऐसा बोलूं इफ स्फीयर इज सॉलिड, तो इसका मतलब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये रहा सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर भरा हुआ है भैया हमारा पूरा का पूरा मास, और हमें बता दो भैया r/3 ये है O, यहां से r/3 डिस्टेंस दूरी पर ए पॉइंट पर बता दो ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आप बोलोगे
Eg एट ए बराबर जी एम स्मॉल आर बटे आर क्यू। आर की वैल्यू पुट कर दोगे आप r/3 बटे, और बाकी बात ठीक, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा। ये है, मैं इतनी देर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आज का लेक्चर यहीं पर ही रखता हूँ, ठीक है। इसी को ही अच्छे से पढ़ना। मोस्ट प्रोबेबली कल मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हो मुझे अभी ऑफिशियली धनबाद और हजारीबाग जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज किसी कारणवश कल नहीं आता है, तो आप इन्हीं फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करना बेटा, ठीक है। मैं मानता हूँ ये आपके ऊपर एक छोटा सा प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि ये 6-7 फॉर्मूले आपके ऊपर आए हैं। बिलीव मी, अगर हम 12th क्लास में होते, 12th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पढ़ रहे होते, तो एक भी फॉर्मूला मैं तुझे याद करने के लिए मजबूर नहीं करता। जो भी काम की चीजें होती मैं तुझे क्लास में करवा देता, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तू संभाल ले, ठीक है। अभी के लिए ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं, ये है जो मैंने लिखी है। पॉइंट चार्ज की वजह से GM/R², भरे हुए गोले की वजह से बाहर GM/R², होलो गोले की वजह से बाहर GM/R², होलो गोले के अंदर 0, और भरे हुए गोले के अंदर GM स्मॉल r बटे RQ। बस इतनी सी बात है, ठीक। अब आपसे पूछूं भैया, R की वजह से 2G λ/R sin θ/2, रिंग की वजह से GMX अपॉन R² प्लस X² 3/2, ठीक है। और रिंग की वजह से मैक्सिमम कहां पर होता है सर? R/√2 पर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इन सारे फॉर्मूले को रफ कॉपी पे लिख लीजिएगा, और अगर ये चीज आप झेल गए हो, आपको मत समझ में आ गया हो, आप ये फॉर्मूले डाइजेस्ट कर गए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, बोले यस सर हम इसको बढ़िया तरीके डाइजेस्ट कर गए हैं। फिर मैं इसके जो एप्लीकेशन है, फिर इसके एप्लीकेशन क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं तक।